ओके, सो आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सो डेमोक्रेसी होती क्या है, मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ। हमारी इंडिया, द मोस्ट अच्छा एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इज इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली इधर यही चीज बताई गई है फर्स्ट पैरा में, दैट हमने गवर्नमेंट के वेरियस फॉर्म्स देखी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी। मोनार्की में जनरेशन वाइज जनरेशन जो है रूलर्स रूल करते हैं। डिक्टेटरशिप जहाँ एक डिक्टेटर हेड करता है पूरी कंट्री को, एंड एक डेमोक्रेसी जो इंडिया में चलती आ रही है। और हमने इसके बेसिस पे हमने गवर्नमेंट को बांट दिया है, दैट इज डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। अब ये आपकी एक बेसिकली क्लास डिबेट दे रखी है, जिसमें एक लड़की है जिसका नाम है मैरी। वो कहती है दैट हम डेमोक्रेसी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमें उसके एग्जाम्पल पता लगता है। मतलब कि बेसिकली हमें ये कहती है हम डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हमें डेमोक्रेसी का मतलब पता चलता है कि मोस्टली ऐसा होता है ना कि पहले मीनिंग उसके बाद एग्जाम्पल, है ना। तो उसकी मैम कहती है दैट, लेकिन ऐसे नहीं, हम हर चीज़ को ऐसे नहीं देखते ना। जैसे अगर हमें कोई भी वर्ड है जैसे पेन, रेन या लव, उन्हें डिफाइन करने के लिए हमें डेफिनेशन तो नहीं चाहिए होती ना। हमें सिर्फ तभी चाहिए होती है जब हमें उसे डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे हमें डिफरेंशिएट करने उसे ड्रिजल से या क्लाउड बर्स्ट से, ऐसे डेमोक्रेसी में होता है। अगर हमें डेमोक्रेसी को डिफ्रेंशिएट करना है एक डेमोक्रेटिक और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, तभी हमें उसे डिफाइन करना होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी अब हमें डिफाइन क्यों करना होता है, क्योंकि ऐसे कुछ कंट्रीज भी है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। ठीक है, अब उसमें से उनका एक बच्चा कहता है, उनकी क्लास का बच्चा कहता है दैट अब्राहम लिंकॉन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कहा था, दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों की है, पीपल के द्वारा ही है एंड पीपल के लिए ही है। ठीक है, उसके बाद ये छोड़ दो, इसके अलावा कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर से आ जाता है एक सिंपल डेफिनेशन से। सो देखो, वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज दैट जो गवर्नमेंट है वो कौन चूज करता है, पीपल चूज करते हैं। अगर हमें सच्ची में एक कंट्री को डेमोक्रेसी कहना है तो उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, दैट उस कंट्री में रूलर्स लोग इलेक्ट करें, हम ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकें, इक्वालिटी हो, फ्रीडम एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, सो वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज दैट जो गवर्नमेंट है उसे कौन चूज करेंगे, पीपल चूज करेंगे। तो बेसिकली डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जिसमें रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है, पीपल इलेक्ट करते हैं। एज अगर हम बाकी फॉर्म में देखेंगे जैसे डिक्टेटरशिप, मोनार्की, तो जो लोग हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं दो पीपल द्वारा। बेसिकली वो जो लोग हैं, रूलर्स रूल करते हैं लोगों पे। ठीक है, now this is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from other form of government that are clearly not democratic. जैसे अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में जो आर्मी रूलर्स होते हैं, पीपल उन्हें इलेक्ट नहीं करते हैं, जो आर्मी के कंट्रोल में होते हैं वो रूलर्स बन जाते हैं। ऐसी अगर हम बात करें डिक्टेटर्स जैसे पिनोचेट की, जो कि चाइल्ड में है, उन्हें लोग इलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया में, तो मोनार्की फॉलो होती है, जनरेशन वाइज जनरेशन आता है। तो सऊदी अरेबिया में किंग इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसे लोगों ने चूज किया होता है, इसलिए बनता है क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में बॉर्न हुआ है, जनरेशन वाइज जनरेशन उनका चलता है। तो डेमोक्रेसी को अगर हमें बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंशिएट करना, तो ये बहुत जानना ज़रूरी है दैट उधर रूलर्स कौन इलेक्ट करते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फालतू है इधर कुछ दे नहीं रखा है। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या डेमोक्रेसी के फीचर्स है। सबसे पहले द डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को किस मतलब पीपल किस इलेक्ट करते हैं, रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी। 3 केस स्टडी दे रखी है। सबसे पहली हमारी है पाकिस्तान की केस स्टडी। पाकिस्तान की केस स्टडी में आपको जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में बताया गया है। सो इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999 में। ठीक है, अक्टूबर में 1999 में पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने क्या किया था, एक मिलिट्री कूप लेड किया था। ठीक है, बेसिकली वो जो थे उसके जो उनकी मिलिट्री थी उसके क्या थे, एक जनरल थे, तो उन्होंने एक मिलिट्री कूप लिया था। मिलिट्री कूप का मतलब होता है दैट जब आप एक इलीगल पार ले लेते हो, बेसिकली जो
आप इलीगल तरीके से पावर अपने हाथ में ले लेते हैं, है ना। तो उसने जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसे हटा दिया था और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लिया था, दैट आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो पावर थी वो चेंज कर ली थी कि अब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। और 2002 में उसने एक रेफरेंडम हेल्ड किया था, उस रेफरेंडम के अकॉर्डिंग वो 5 साल तक इलेक्ट हो गए थे। तो आप देख रहे हो, सबसे पहले तो वो उन्होंने मिलिट्री कूप हेल्ड किया, उसके बाद इन्होंने जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो इन्होंने हेल्ड कर दी, ठीक है, वो उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव। और 2002 में उन्होंने अपनी जो डिजाइनेशन थी वो प्रेसिडेंट बना ली और अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन बढ़ा लिया। अब जितनी भी पाकिस्तानी मीडिया थी, ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन थी और जितनी भी डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी, वो ये कहते हैं, वो क्लियरली मेंशन करते हैं दैट ये जो रेफरेंडम था तो टोटली माइल प्रैक्टिसेस फ्रॉड से हुआ था, ठीक है। अब देखो 2002 में अगस्त में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को चेंज कर रहा था, उसमें एक अमेंडमेंट आ रहा था। अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया में इट इज़ नॉट पॉसिबल, इतना इजी नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ले आओ, बहुत टाइम लग जाता है। इनफैक्ट ये इतना पॉसिबल नहीं है, इट्स क्लियरली इम्पॉसिबल। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में एक लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी, जिसके वजह से जो प्रेसिडेंट है, जितनी भी असेंबलीज है जो कि है प्रोविंशियल और नेशनल, वो उसे कभी भी हटा सकता है। तो और जो सिविलियन कैबिनेट का वर्क है उसे कौन सुपरवाइज करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगा, ठीक है। और उसे कौन रूल करेंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स। सो मिलिट्री ऑफिसर्स के अंडर सिक्योरिटी काउंसिल रहेगा और उसके अंडर कैबिनेट, सिविलियन कैबिनेट रहेगा, ठीक है। इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शंस हुए और पाकिस्तान के भी इलेक्शंस हुए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की कुछ पावर थी। लेकिन जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि जो पावर होती है रूलर को जिताने की या ना जिताने की, वो लोगों के पास होती है, लेकिन इधर किसके पास थी, जनरल मुशर्रफ के पास थी और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी। सो क्लियरली हमें ऐसे कई सारे रीजंस देखने को मिल रहे हैं कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ है, उस गवर्नमेंट को, उसने जो गवर्नमेंट चलाई उसे हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, ठीक है। सो दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, कौन, लोग, ठीक है। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। ना तो जनरल परवेज मुशर्रफ या ना मिलिट्री ऑफिसर्स, दोनों ही खुद इलेक्ट हुए थे, लोगों ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया था। और डिक्टेटरशिप्स और मोनार्की में यही होता है, ठीक है। सो दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर दैट कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होती है, इलेक्टेड बाय द पीपल। अब हम पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। चाइना की केस स्टडी है और मेक्सिको की केस स्टडी है, 4 केस स्टडी है टोटल, वो नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। चाइना की केस स्टडी में था दैट इलेक्शंस जो है हर 5 साल बाद होते थे, जिससे कंट्री की जो पार्लियामेंट थी, जिनका नाम है चाइनीज में क्वांगा और रेनमिन दाइबियो दाऊ, जिसे हम इंग्लिश में बोले तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो चाइना में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते थे, जिससे कंट्री की पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जा सके, जो कि थी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और ये जो नेशनल पीपल कांग्रेस थी, इसके पास पावर थी कि जो हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट है उन्हें अपॉइंट करने की, ठीक है। उस पार्लियामेंट में नियरली 3000 मेंबर्स थे पूरी चाइना से, ठीक है, पूरे चाइना से 3000 मेंबर्स थे। अब वो जो मेंबर्स थे उन्हें किसने इलेक्ट कर रखा था, आर्मी ने इलेक्ट कर रखा था। सो बिफोर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस, इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करने से पहले अगर किसी को भी करना था तो उस कैंडिडेट को अप्रूवल चाहिए था, किसका, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है। और ओनली जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट के मेंबर थे या उन 8 स्मॉलर पार्टीज के मेंबर्स थे, दे वर ओनली अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, जो कि 2002 से 2003 तक हुए थे। और गवर्नमेंट हमेशा कौन फॉर्म करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो अब आपको देखने को मिलेगा दैट एक ही पार्टी थी, चॉइस नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे मेक्सिको की केस स्टडी, जिसे 1930 में मेक्सिको को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो 1930 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद मेक्सिको जो था, ठीक है, वो हर 6 साल बाद इलेक्शंस हेल्ड कर रहा था, जब वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, ऐसा नहीं है कि वो किसी डिक्टेटरशिप का शिकार थी, मिलिट्री का, नो, मिलिट्री रूल भी नहीं था। लेकिन 2000 तक हर एक इलेक्शन पीआरआई, जिसको हम रिवर्स फॉर्म में बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी,
सी 1930 में वो इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन 70 साल तक 2000 तक ही एक ही पार्टी ने वोट जीते। अब आप क्या होंगे मैम, हो सकता है इधर एक ही पार्टी हो या हो सकता है इधर डिक्टेटरशिप या मोनार्की हो, लेकिन द क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो वजह क्या थी? तो वजह थी डर्टी ट्रिक्स जो ये पार्टी यूज करती थी। तो अपोजिशन पार्टीज भी इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करती थी, लेकिन वो कभी जीत ही नहीं पाती थी, क्योंकि पीआरआई या आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी गंदी गंदी ट्रिक्स यूज करती थी, जिससे वो इलेक्शन जीत पाए। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयज थे, जो एम्प्लॉय थे, उन्हें जितनी भी पार्टी मीटिंग्स थी वो अटेंड करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट टीचर्स को फोर्स्ड किया जाता था कि वो पेरेंट्स को फोर्स करे कि तुम पीआरआई को वोट करो। और जितनी भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी, अगर वो कुछ अच्छी चीज कर रही है तो उन्हें मीडिया दिखाती नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने गलती से भी कुछ बेकार चीज कर दी है, कुछ बेकार पॉलिसी लिया है, तो उसे वो टीवी पे भरपूर दिखा देती थी, तो उसे क्रिटिसाइज करना तो नहीं भूलती थी। अब जैसे वोटिंग का डे है, सो वोटिंग के डे में समटाइम्स जो पोलिंग वो थे बूथ, वो लास्ट मिनट जो है वो चेंज कर दिए जाते थे। ठीक है, सो समटाइम्स जो पोलिंग बूथ थे वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, जिससे लोग मोस्टली नियर बाय पोलिंग बूथ देखते थे, जो कि था पीआरआई का, तो वो उसे ही क्या करते थे, वोट करने चले जाते थे। और पीआरआई ने अपने कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग में बहुत सारा पैसा भी लगाया। जैसे अगर हम देखेंगे इंडिया में, तो इंडिया में एक पर्टिकुलर लिमिट है कि 25 लाख 10 लाख इतने ही लगाने हैं, है ना। तो जो पीआरआई थी उसने डर्टी ट्रिक्स यूज करी, जिससे वो इलेक्शंस जीत पाए। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में, तो क्या इसमें चॉइस थी? नहीं, चॉइस नहीं थी। लेकिन अगर हम मेक्सिको में देखें तो उनके पास चॉइस थी, मतलब इट seem to have a little choice। ठीक है, तो इधर हमारा कुछ नहीं है, इधर आ जाते हैं दैट इन ए डेमोक्रेसी, सो डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं वो बेस होते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस, वेयर जो अभी पार में है उसके पास फेयर चांस है लूज करने का। जैसे अगर जो आप पार्टी है वो इलेक्शंस जीत रही है 10 सालों से, तो उसका इक्वल राइट है कि वो आगे वाले इलेक्शंस में हार भी सकती है। सो वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे 10 मिनट 1% 1 वोट 1 वैल्यू, जो वन ऑफ द मेजर क्या है, प्रिंसिपल है किसका, डेमोक्रेसी का। सो देखो इसका मतलब होता है दैट हर एक इंसान, मतलब हर एक सिटीजन डेमोक्रेट जो इंडिया में रह रहा है, एक ही इंसान का एक ही वोट होगा और एक ही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर वोट करने जा रहा है तो उसकी वोट की जो वैल्यू वो 2 बार वोट कर सकते हैं, या उसकी वोट की वैल्यू 4 लोगों के बराबर है। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंडिया में क्या फॉलो होता है, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। कई सारे इंस्टेंसेस है जो ये सब डिक्लाइन करते हैं। जैसे 2015 तक सऊदी अरेबिया विमेन के पास राइट ही नहीं था कि वो वोट कर सके। अभी की बात है, ये ज्यादा दूर नहीं है, 2015 10 साल पहले की बात है कि सऊदी अरेबिया की जो विमेन थी वो वोट नहीं कर सकती थी। एस्टोनिया ने अपनी सिटीजनशिप ऐसे बना रखी थी कि कुछ लोग जो उधर रशिया से आए थे, तो जो रशियन माइनॉरिटी थी उन्हें वोट नहीं, राइट ही नहीं मिलता था टू वोट। ठीक है, और फिजी में एक उनका इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा था कि जो वोट है किसकी, इंडिजिनियस फिजी की, जो उधर रहने वाली फिजी की वोट है वो ज्यादा है देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन, जो इंडिया के लोग फिजी में रह रहे हैं। हमारी कंट्री में क्या फॉलो होता है, 1 वोट 1 पर्सन एंड 1 वैल्यू। तो डेमोक्रेसी जो है किसके फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे। तो डेमोक्रेसी में हर एक अडल्ट सिटीजन के पास 1 वोट होना चाहिए और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, हम जिम्बाब्वे की केस स्टडी के थ्रू हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो जिम्बाब्वे जो था उसे इंडिपेंडेंस मिली थी 1980 में फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल में से उसे इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, सो तब से हमारे वो जो कंट्री थी जिम्बाब्वे थी, वो जानू पीएफ रूल कर रहा था। एक जानू पीएफ एक पार्टी का नाम है, जानू पीएफई उधर रूल कर रही थी। ठीक है, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने जो है वाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प की। जो इलेक्शंस जो थे वो रेगुलरली होते थे और जानू पीएफई हमेशा जीत जाती थी। उधर का प्रेसिडेंट था जिसका नाम था
रॉबर्ट मुगाबे, प्रेसिडेंट मुगाबे, वो पॉपुलर तो था क्योंकि उसने कंट्री की फ्रीडम में हेल्प की थी, लेकिन उसने कई सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज की थी। जैसे इन सालों में उसने गवर्नमेंट को कई सारी बार चेंज कर लिया, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को कई सारी बार चेंज कर लिया था, जिससे जो प्रेसिडेंट था उसकी पावर्स तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो आंसरेबल नहीं था पीपल को, वो अकाउंटेबल नहीं था लोगों को। तो और जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे उन्हें हरास किया जाता था, अगर उनकी मीटिंग चल रही है उनको बीच में डिसरप्ट कर दिया जाता था। जो लोग प्रोटेस्ट करते थे, पब्लिक प्रोटेस्ट करते थे, डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे गवर्नमेंट के खिलाफ, उन्हें इलीगल माना जाता था। और एक लॉ था जिससे, जैसे हमारी इंडिया में है कि हमारे पास टोटल फ्रीडम है कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके, उनके खिलाफ कुछ कर सके या हम मैगजीन्स लिख सके, लेकिन उधर जिम्बाब्वे में एक लॉ बना दिया गया जिससे एक लिमिट बना दी गई प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने की, है ना। तो टेलीविजन या जो रेडियो थी उसे कौन कंट्रोल करती थी? गवर्नमेंट, और जो रूलिंग पार्टी के फेवर में वो बोलती थी, ठीक है। ऐसे कई सारे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे, बट जो गवर्नमेंट थी वो हरास कर दी थी उन्हें और जर्नलिस्ट को जो उनके खिलाफ जाते थे, ठीक है। और गवर्नमेंट कई सारे कोर्ट के जजमेंट्स को भी इग्नोर कर देती थी जो उनके खिलाफ जाते थे। और फाइनली 2017 में वो चली गई, उसे ऑफिस के बाहर निकाल दिया गया। बेसिकली उसने अपनी जो रूलिंग पार्टी है अब वो नहीं रही, अब उसने वो इलेक्शन हार लिया, ठीक है। Now the example of Zimbabwe shows that although वो popular leader था, but they can be autocratic, they can also use unfair practice. So that popular leaders can be autocratic, and अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शंस करवाने होंगे। इधर कुछ नहीं है, सिर्फ इधर ये बात ध्यान रखने वाली है दैट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजंस, एंड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उतना ही रूल करती है जितनी उसकी लिमिट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट कर रखी है। अब बेसिकली द समरी बताई गई है कि हमने क्या क्या पढ़ा। दैट डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जहाँ रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, इधर थे ना, हाँ ठीक है। दैट दी रूलर्स इलेक्टेड बाय दी पीपल टेक ऑल दी मेजर डिसीजंस, ठीक है। और जितने भी इलेक्शंस है उसमें फ्री एंड फेयर चॉइस होनी चाहिए, वन वोट वन वैल्यू वन पीपल होना चाहिए। इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर उसमें होने चाहिए, ठीक है। और इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहे तो उसे वोटिंग का हक नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी पे आ जाते हैं अब हम, ओके। इधर भी एक बेसिकली बताया गया है, एक के वो दे रखी है, डिबेट दे रखी है जो कि हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अब हम सीधा डीमेरिट्स पे आ जाते हैं। डीमेरिट्स अगर हम किसी भी चीज को देखें तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज है तो उसके कोई डीमेरिट्स नहीं होंगे, ठीक है, होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले दैट लीडर्स चेंज होते रहते हैं। हमें पता है दैट हर पेरियोडिकली हमारे जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते हैं, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है दैट लीडर्स चेंज होते जाते हैं जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होती है। इंस्टेबिलिटी मतलब होता है कि स्टेबल नहीं रह पाती गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा होता है डेमोक्रेसी में ना पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स होते हैं, वो लड़ते हैं आप एक दूसरे में जिससे वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर पाए। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत होता है, तो मोरालिटी के लिए कोई स्कोप ही नहीं होता। नेक्स्ट इस कई सारे, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें ना तो अगर हमें कोई लॉ पास करना है, ऐसी लॉ पास नहीं हो जाएगा, 6 महीने एक साल लग जाता है लॉ पास होने में। क्यों? हम जो डेमोक्रेसी वो इंश्योर करती है दैट अच्छे डिसीजंस आए, जिसकी वजह से टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर किसी भी हाउस को, किसी भी राज्यसभा लोकसभा किसी को भी पसंद नहीं आता वो लॉ, तो दोबारा जाता है और दोबारा देखते हैं कोई कमी तो नहीं है इस पे। सबसे पहला दैट लीडर्स चेंज होते रहते हैं। दूसरा इधर करप्शन बहुत होती है, मोरालिटी के लिए स्कोप ही नहीं। और तीसरा दैट कई सारे लोग जो है मतलब उन्हें कंसल्ट किया जाता है डेमोक्रेसी में। अब चौथे पे आ जाते हैं दैट इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं दे डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, तो इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो तो इलेक्ट हो गए, लेकिन उन्हें पुअर लोगों का, जो गरीब लोग हैं जो थोड़े चॉल्स वगैरह में रहते हैं, उनका नहीं पता दैट वो क्या चाहते हैं, ठीक है।
अगर नॉर्मल चॉल्स वगैरह एक छोटे छोटे लोगों की बात करें, उनके लिए बेसिक नीड्स क्या है, खाना पानी, उन्हें वो दे दो, उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत होता है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, इलेक्शन में कंपटीशन ऑब्वियसली नॉर्मलाइज हो चुका है अब तो। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वही वाला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया। तो क्लियरली डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी है तो उसके डिमेरिट्स नहीं होंगे, इट इज नॉट जस्ट ए मैजिकल सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके क्या क्या हमारे मेरिट्स है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है। देखो, चाइना में 1958 में 1961 में जो 3 साल के फेमाइन आया था, इट वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, सबसे गंदा फेमाइन था, और 3 करोड़ पीपल अप्रोक्स जो थे इस फेमाइन में मर चुके थे। और उन दिनों में जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चाइना से भी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल इंडिया ने ऐसा कोई फेमाइन फेस नहीं किया है। क्यों? इकोनॉमिस्ट सोचते हैं, इकोनॉमिक्स का यही रीजन है, वो कहते हैं दैट इसलिए क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अगर ऐसा फेमाइन इंडिया में आता भी और लोग फूड की डिमांड करते तो गवर्नमेंट को उसे प्रोवाइड करना ही पड़ता, वेयरएज़ चाइना में डेमोक्रेसी थी नहीं, तो वो अगर खाने के लिए भी मांगते ना तो वो चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें नहीं देती। सो इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस एंड अपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, देन इतने सारे लोग इस फेमाइन में नहीं मरे होते। So, a non-democratic government may and can respond to people's need, but it all depends on the wishes of the people who rule. So, democratic government, अगर एक non-democratic government की बात करें, उधर ऐसा परमानेंट नहीं है कि जो रूलर्स है वो फुलफिल करेंगे ही विश लोगों की, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पक्का ही है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज ये मोस्ट अकाउंटेबल फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, मतलब जो अगर कोई पॉलिसी ला रहे हैं गवर्नमेंट तो वो आंसरेबल होगी लोगों को। Now, there is another reason that why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government. सबसे पहले डेमोक्रेसी कंसल्टेशन और डिसीजन डिस्कशन पे बेस्ड होती है। देखो, एक डिमेरिट भी था दैट बहुत टाइम लग जाते हैं, लेकिन इस पे जो चांसेस होते हैं गलत डिसीजन के वो बहुत कट ऑफ हो जाते हैं। जैसे सी डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी डिसीजन लेती है, डेमोक्रेटिक डिसीजन में कई सारे पर्सन्स होते हैं, कई सारे डिस्कशंस होते हैं, कई सारी मीटिंग्स होती हैं, तो अगर जब एक साथ ये सारे लोग देखते हैं तो वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट मिस्टेक्स निकाल पाते हैं, इससे टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन जो गलत डिसीजंस का चांसेस है वो हट जाता है। सो दस डेमोक्रेसी जो है वो इम्प्रूव करती है, क्या इम्प्रूव करती है? द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। गॉट इट? अब हम आ जाते हैं इधर थर्ड आर्गुमेंट में, दैट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर हम किसी भी सोसाइटी की बात करें तो लोग जो होंगे ना उनमें उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे, तो ये जो ये जो डिफरेंसेस होंगे ये हमारी कंट्री में तो होंगे, क्योंकि हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है। लेकिन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन, जो डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, वो हर एक इंसान वर्ल्ड को बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ए और बी पार्टी है, मैं ए पार्टी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, दूसरा जन किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और जो मिस्टेक वो देख रहे हैं वो मैं नहीं देख पा रही, या जो मैं उनके उस पार्टी के एडवांटेज देख पा रही वो नहीं देख पा, तो हर एक किसी का डिफरेंट ओपिनियंस होता है, सो दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली, और डिफरेंट प्रेफरेंसेस होते हैं, तो ये जो प्रेफरेंस होते हैं कभी कभी एक दूसरे के प्रति क्लैश कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कौन सॉल्व करेगा? गवर्नमेंट सॉल्व करती है। सो डेमोक्रेसी जो है इट इज द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। In democracy, no one is a permanent winner और no one is a permanent loser. जितने भी different groups है वो एक साथ रह सकते हैं, happily रह सकते हैं, अपने opinions को express कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में, जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है दैट डेमोक्रेसी enhances the dignity of citizens. See, अब डेमोक्रेसी जो है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी में मतलब क्या होता है? जो पुअरेस्ट है, जो सबसे ज्यादा गरीब है और जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका सेम स्टेटस होगा एज दैट ऑफ जो पढ़ा लिखा है और जो रिच है। लोग जो है वो मतलब जो रूरल है वो लोगों पे रूल नहीं करते, बल्कि जो लोग होते हैं वो रूरल्स पे रूल करते हैं। तो डेमोक्रेसी एक
अब अच्छी गवर्नमेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हेल्प करती है टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। अगर डेमोक्रेसी में कोई लोग रूलर गलती भी कर देता है तो वो उसे करेक्ट कर सकता है। ओके तो डेमोक्रेसी जो है उसमें मिस्टेक ज़्यादा देर तक छुपी भी नहीं रह सकती। एक्सपोज होता है जहाँ जितनी भी मिस्टेक्स की जाती है उनका एक पब्लिक डिस्कशन होता है और एक करेक्शन के लिए भी एक रूम होता है। या तो रूलर्स अपने डिसीजन चेंज करते हैं या रूलर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता है। ठीक है, सो डेमोक्रेसी जो है आपको पता चल गया हमने क्या क्या फीचर्स बताए। डेमोक्रेसी में रूलर्स जो है उन्हें लोग इलेक्ट करते हैं। दूसरा हमारा आ गया था डेमोक्रेसी में वन वोट वाला प्रिंसिपल होता है, वन वोट एंड ईच पर्सन शुड हैव इक्वल वैल्यू। तीसरा हमारा पॉलिटिकल इक्वलिटी का आ गया। चौथा आ गया था डेमोक्रेसी एक पीसफुल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर बेसिकली जो मिस्टेक्स है इट कैन नॉट बी हिडन फॉर सो लॉन्ग एंड इट इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिसीजन। अब है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो देखो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में दो तरह की डेमोक्रेसी आ जाती है। एक हमारी आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक आती है हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो उसे हम कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन डेमोक्रेसी की फॉर्म है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, हमारी कंट्रीज में जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है उधर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन जगहों में फॉलो होती है, जैसे हम बात करें स्विट्जरलैंड की या अगर हम बात करें पंचायत वाले की। ठीक है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता है दैट एक मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी के बिहाफ पे एक रूलर जो है वो डिसीजन लेते हैं। और इफ इवन द मेजॉरिटी डज नॉट डायरेक्टली द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उनके बिहाफ पे ये रूल करता है। नाउ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आजकल की डेमोक्रेसीज आजकल की कंट्री में इतने ज़्यादा वो है पीपल कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो सब एक साथ बैठे और एक कलेक्टिव डिसीजन ले। और अगर वो बैठ भी गए तो ऐसा सबके पास इतनी ज़्यादा स्किल नहीं होती कि जितने भी डिसीजन उनमें वो पार्ट ले। ठीक है, तो अब ग्राम पंचायत का आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि अभी भी उधर ये जो लोग हैं वो एक साथ बैठते हैं। नाउ समटाइम्स हम डेमोक्रेसी को यूज करते हैं टू डिफाइन अदर देन द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर a decision has to be taken we all sit down and arrive at a consensus, my opinions matter as much as my father's। तो हमारी डेमोक्रेटिक फैमिली और जब भी डिसीजन लेना होता है तो हम सब एक साथ बैठते हैं और मेरा ओपिनियन उतना ही मैटर करता है जितने मेरे पापा का। ठीक है, नाउ आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। मतलब मुझे पसंद नहीं जो टीचर्स बच्चों को बोलना नहीं दे, मुझे अच्छी लगती है टीचर्स जो बच्चों को एक्सप्रेस करने दे। मुझे वो टीचर अच्छी लगती है जिनका डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो डेमोक्रेसी को ना यूज करने के कई सारे वेज होते हैं अदर देन दी गवर्नमेंट इटसेल्फ। ठीक है, अब और कुछ आपको इतना नहीं बताया गया, सिर्फ आपको यही बताया गया था कि दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्ट। और रिप्रेजेंटेटिव कॉमन है और वो कॉमन क्यों। ठीक है, यही बताया गया था, यही हमारा इस चैप्टर का वन शॉट था। जो भी डाउट हो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय एंड आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे तो डू लेट मी नो, मैं इसके नोट्स भी डाल दूंगी। ओके।